नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज 7 बजे। आज गलवान के बलिदानियों की पहली पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी दोनों जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो घालमेल हो रहा है उसकी बात। हो सबसे पहले मैं भाऊ से पूछता हूँ, भाऊ ये क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारे उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो जाते हैं मिलने प्रधानमंत्री से और उसके बाद तुरंत बाद संजय राउत जो है वो प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ कर देते हैं और फिर हमारे शरद राव जी जो हैं वो बुला लेते हैं प्रशांत किशोर को और उसके बाद नाना पटोले जी कह देते हैं कि साहब कांग्रेस तो अब अकेले चुनाव लड़ेगी। ये कौन सी पैंतरेबाजी हो रही है? थोड़ा हमें भी समझाएं। समझाने की बात क्या है? हाथी जब खाता नहीं तो दांत दिखाते रहता है। तो ये तो खा नहीं रहे तो दिखा दे रहे। ये खाने के दांत बोलते ना, हाथी के खाने के दांत और होते, दिखाने के और होते। हर महाविकास आघाड़ी में जो हर पार्टी है वो अपने तरीके से कुछ दिखाना चाहती है, करती कुछ नहीं है। तो एक दूसरे को जो पहले से फडणवीस बोल रहे थे कि हम तो ये सरकार गिराएंगे नहीं, ये अपने ही बोझ से गिरेगी। तो अब बोझ सामने आने लगा है। एक दूसरे को लगता है कि दूसरा बोझ है, दूसरे को लगता है कि तीसरा बोझ है, तीसरे को लगता है कि पहला बोझ है। तो उसकी क्या बोलते तकरार हो रही है। अब पटोले जब बोलते हैं तो वो तो सुपर संजय राउत बन गए। 2 साल से इनको पार्टी का अध्यक्ष चुनने को सब समय नहीं मिल रहा है और वो 24 का चुनाव जीतने निकले। अब बोले क्या? तो उनसे तो संजय राउत अच्छे हो गए। कम से कम आज की बात तो बोलते हैं, गलत हो सही हो लेकिन आज के बोलते हैं। ये तो 3 साल आगे जो चुनाव है उसके बारे में बोल रहे। तो पटेल हो पवार हो। अच्छा, पवार की बात है तो पवार हमेशा ऑप्टिक्स बना देते। उन्होंने अगर प्रशांत किशोर को बुला लिया है तो प्रशांत किशोर इनके लिए क्या कर सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर जो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है, उस घोड़े के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो घोड़ा दौड़ ही नहीं सकता उसके लिए प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बिलोया क्यों? तो सीधी सी बात है, वो कांग्रेस को डराना चाहते हैं कि भाई हम तो अकेले बलबूते पर जाएंगे, शिवसेना को साथ ले गए, आपको तो हम साथ नहीं लेने वाले हैं। तो नाना पटोले चिल्लाने लगे। हमारे मराठी में एक कहावत है, बाजारात तुरी भट भटनीला मारी। यानी तुअर जो होती है वो तो बाजार से लाई भी नहीं, लेकिन उस पर से मियाँ बीवी एक दूसरे को मारने लगते हैं। वैसी बात चल रही। ओंकार जी, आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं और जी जी दिल्ली के घटनाक्रमों पर आपकी नजदीकी दृष्टि रहती है और मुझे तो लग रहा है यहाँ महाराष्ट्र की तो चर्चा हो ही नहीं रही है इस समय। तो चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश की हो रही है या पंजाब की हो रही है या अभी जो जैसा हिंदी में भी कहावत है ना, जैसे अभी बाबू ने कहा कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो राहुल गांधी जी तो इस समय राम मंदिर में व्यस्त हो रहे हैं और प्रियंका भी और केजरीवाल भी सारे राम मंदिर में व्यस्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र की क्या चर्चा है यहाँ पर? देखिए, ऐसा लगता है संजय जी कि वो जो आधा घंटे की अलग से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे के बीच, उसको लेकर के भले ही एनसीपी के नेता कुछ भी कहें, कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें और उसको बड़ा ऐसा शो करें कि जैसे ये बड़ी हल्की फुल्की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, ऊपर से शो करें, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनको परेशानी हुई है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर
आपके अजित दादा पवार, उन दोनों को बाहर बैठा दिया गया और आधा घंटा उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री की अलग से बातचीत हुई। मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो बातचीत हुई है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब उद्धव ठाकरे बड़े संकट में फंस गए थे, संवैधानिक संकट में फंस गए थे, किसी सदन के सदस्य नहीं रह गए थे, विधानसभा का चुनाव लड़ नहीं पाए और विधान परिषद का चुनाव गवर्नर जो है वो टाल रहे थे, यानी उनकी इच्छा के मुताबिक उसको आयोजित नहीं कर रहे थे, कोरोना काल का या लॉकडाउन का बहाना करके वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख ही नहीं रहे थे। तो ऐसे में भी उद्धव ठाकरे की अगर किसी ने मदद की थी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, कि उन्होंने चाहे पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन गवर्नर को एक मैसेज भिजवाया कि भाई आप चुनाव आयोग को चिट्ठी भेज दीजिए, और उस संकट से उद्धव ठाकरे उबर गए थे। अब ठीक है, क्या परिस्थितियां थी कि उस समय उद्धव ठाकरे भी अपनी एक अकड़ में थे, या अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो उनको आहत कर गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि ये बात तो बार बार सामने आई है कि खास तौर से जो फडणवीस जी का कार्यकाल था, इसमें शिवसेना को उतने महत्व के डिपार्टमेंट नहीं दिए गए, उतना महत्व भी उनको नहीं दिया गया जितना महत्व अतीत में बाला साहब ठाकरे को मिलता था। या तो बाला साहब ठाकरे के कद के ये नेता नहीं है, या जो बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप है उसका काम करने का तरीका ही थोड़ा सा जुदा है अटल जी या आडवाणी जी के समय से। तो ये कहीं ना कहीं आहत थे। भाजपा को, भाजपा नेतृत्व को एक संदेश भी देना चाहते थे, एक शिक्षा भी देना चाहते थे, इसलिए विचारधारा को, दूसरी तमाम चीजों को परे रख करके, खूंटी पर टांग करके इन्होंने दो ऐसी पार्टियों के साथ कदम ताल मिला लिए जिनका नीतियों, रीतियों, सिद्धांतों से, कार्यक्रमों से कोई, शिवसेना की जो विचारधारा थी उससे कोई मतलब नहीं था। अब उद्धव ठाकरे ने भी देख लिया चीफ मिनिस्टर बनकर के, वो भी अगर नवंबर तक रहेंगे तो 2 साल के चीफ मिनिस्टर तो हो ही जाएंगे। और इस बीच उन्होंने ये भी देख लिया कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए लोगों की भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी, विधायकों की भी और दूसरे दलों की भी जो आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति करना कितना दुष्कर कार्य हो, और वो भी जब 3 पहियों वाली सरकार हो। सबके अपने अपने नेता हैं, सबकी अपनी अपनी ईगो है, सबके अपने अपने खेल हैं जो महाराष्ट्र में हमने होते हुए देखे हैं, चाहे अनिल देशमुख के जरिए हुए हों, चाहे अनिल परब के जरिए हुए हों, जो एक एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए 100 करोड़ की वसूली करवा रहे थे। उसमें किसकी कितनी सहभागिता है, किसका कितना बंटवारा हुआ है, वो बाद की बात है, जांच में पता नहीं सामने आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री बनकर के कोई इज्जत तो कमाई नहीं है, बल्कि जो थोड़ा बहुत था उसको गंवा दिया है। तो आगे को जाकर के जो प्रशांत किशोर की मुलाकात का जिक्र आप कर रहे थे, मेरा यह मानना है कि प्रशांत किशोर, ठीक है, लंच का आयोजन किया था शरद पवार ने, और जैसा भाऊ ने कहा कि वो इस तरह के पांसे चलने के आदी हैं ताकि कुछ समय के लिए चर्चा तो हो जाए, पर मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि वो ममता बनर्जी का कोई संदेश लेकर के शरद पवार के पास पहुंचे थे, क्योंकि शरद पवार की भी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि वो यूपीए के चेयरपर्सन बन जाएं, पर हो सकता है कि ममता बनर्जी ने उनके सामने कोई और प्रपोजल रखा हो या अपना संदेश भेजा हो कि भाई आप हमें सपोर्ट करिए 2024 के लिए, जो लाइक माइंडेड रीजनल पार्टियां हैं उनसे बात करते हैं, और कांग्रेस को मारो धक्का, क्योंकि इसकी लीडरशिप तो अब विश्वास खो चुकी है, ये अलग अलग राज्यों में अपना जनाधार खो चुके हैं,
तो इनकी कोई विश्वसनीयता बची नहीं है, इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। तो चूंकि ममता बनर्जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी है, तो शायद उस दिशा में कोई प्रयास शुरू हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, बाबू ओंकार जी का यह आकलन है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता इसलिए लेने का प्रयास किया था क्योंकि वो सबक सिखाना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस को और भाजपा को। आप भी ऐसा मानते हैं, या कि ऐसा था कि उनको तो सत्ता चाहिए चाहिए थे किसी भी कीमत पे? हाँ बिल्कुल, सत्ता तो उनको चाहिए थी। और देखिए, जब आप राजनीति में माहिर नहीं होते तो आप बड़े ये जुए नहीं खेल सकते, ये भूल गए थे। अब जो ओंकार जी ने बताया उसमें एक थोड़ा मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कि जब उनको 6 महीने में उनको प्राइम मिनिस्टर एमएलए बनना जरूरी था, एमएलसी या एमएलए बनना जरूरी था, तो उन्होंने तय किया था कि अप्रैल में जो विधान परिषद के चुनाव आएंगे उसमें वो खड़े हो जाएंगे, वो चुनाव होगा। लेकिन बीच में लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, तो उन्होंने एक दूसरा वाया मीडिया निकाला था कि राज्यपाल नियुक्त जो 2 नॉमिनेटेड जगह खाली थी और उस पर एक जगह उनका नाम नॉमिनेट किया जाए। ये प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने वो ठुकरा दिया। उसका कारण अलग था। राज्यपाल चुनाव नहीं ले सकते, चुनाव लेना जो है वो चुनाव आयोग करता है काम। और चुनाव आयोग ने लॉकडाउन लगने के बाद डिक्लेयर कर दिया कि बेमुदत हम सब चुनाव आगे ढकेल रहे हैं। अब इनका जो प्लानिंग था उसमें अप्रैल में वो चुनाव होने थे और 9 जगह के चुनाव थे, लेकिन उसमें विधानसभा के जो एमएलए है वो चुनते हैं 9 कैंडिडेट। तो वो चुनाव थे और वो आगे जब पोस्टपोन किए गए थे, लेकिन राज्यपाल ने जो प्रस्ताव ठुकराया था वो नॉमिनेटेड एमएलसी का था। और दूसरी बात ये थी उसमें कि ऐसा दुनिया में इसके पहले 2 बार हुआ है। एक बिल्कुल शुरुआत में जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी तब राजा जी चीफ मिनिस्टर थे और उनको वहां के गवर्नर, मेरा ख्याल है प्रकाशम वगैरह कोई गवर्नर थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। और उस पर नेहरू भी गुस्सा हो गए थे कि अरे हम असेंबली और डेमोक्रेसी चला रहे हैं और आप नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर कैसे ला सकते हो, क्योंकि वो नॉमिनेटेड एमएलसी थे। दूसरी बात ये हुई थी, हमारा जो प्रसिद्ध मंडल आयोग है, वो मंडल आयोग जिनके अध्यक्षता में बनाया गया वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, ये 69 में एमपी थे। और उनको उस वक्त आपको मालूम है आयाराम गयाराम चलता था, सुबह इस पार्टी में थे, शाम को उस पार्टी में गए। तो उनके पास कुछ 10-12 एमएलए थे बिहार के, वो सोशलिस्ट पार्टी के थे। तो ये अपने 15 एमएलए कर इधर जाते थे उधर जाते थे, ऐसा चलता था। तो एक बार उन्होंने ऐसा किया कि उनको चाहिए, समझो मेरे को नाम नहीं याद रहा, कोई सिंह था, भाऊ सिंह समझो, तो उसको चीफ मिनिस्टर बना लिया और 3 दिन के लिए वो चीफ मिनिस्टर था। उसने मिनिस्ट्री भी नहीं बनाई, सिर्फ एक प्रस्ताव बनाया कि भाई बीपी मंडल को एमएलसी बनाया जाए। और जिस दिन उसका गैजेट निकला उसी दिन उन्होंने रिजाइन किया। और क्योंकि वो तो बीपी मंडल उस वक्त एमपी थे, तो खुद ही चीफ मिनिस्टर अपने को ही नॉमिनेट करने की सिफारिश करे वो गलत लगेगा, इसलिए 3 दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और बाद में उसने वही एक काम किया, उस चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनको नॉमिनेट करने की सिफारिश की और जो सिफारिश अमल में आ गई उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। और फिर गठजोड़ और जुगाड़ हुआ और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल चीफ मिनिस्टर बने। मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने के लिए थे। ये 2 अगर बातें हम छोड़े तो नॉमिनेटेड यानी
नॉमिनेटेड जो चीफ मिनिस्टर होता था वो खुद अपना नाम पेश करे, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए कोश्यारी जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकराया था। उसका एक कारण ये था और दूसरा कारण अलग था कि वो जो नॉमिनेटेड जगह थी वो सिर्फ 6 या 7 हफ्ते के लिए थी, यानी 6 हफ्ते के लिए एमएलसी बन जाते उद्धव ठाकरे, लेकिन 6 हफ्ते के बाद उनकी मुदत खत्म होने वाली थी, इसलिए उन्होंने रोका था। लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर से उद्धव ने बात की और बोले कि नहीं तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, उस वक्त हमारे चुनाव आयोग के प्रमुख थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अमेरिका में थे, सुनील अरोरा। तो मोदी जी ने उनसे बात की और उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस लेकर यहाँ के तो उनके जो साथी थे उनके साथ मीटिंग की और वो चुनाव लेने का तय हो गया, जिसमें 9 एमएलसी चुने गए। उसमें और एक बात ध्यान रखो, उसमें भी राजनीति हुई। अब बात यह थी कि अगर आपके पास यानी आघाड़ी के पास 170 के आसपास एमएलए थे और बीजेपी के पास हार्डली 110 थे, तो 9 में से कम 6 लोग आघाड़ी के आराम से चुने जाते और बीजेपी को 3 ही रखना पड़ता, चौथे के लिए चुनाव लेना पड़ता। तो अगर 9 के 9 ही कैंडिडेट आ जाएंगे तो वोटिंग नहीं होगा, और वोटिंग नहीं होगा इस शर्त पर वो चुनाव डिक्लेयर हुए थे। इसलिए 5 और 4 बीजेपी की ताकत कम होते हुए भी बीजेपी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए, आघाड़ी की ताकत ज्यादा होते हुए भी उन्होंने 6 नहीं 5 ही कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि 2-2-2 ऐसा होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का आग्रह था। तो कांग्रेस बोलती कि एनसीपी 2 खड़े करेगी, शिवसेना 2 और हम भी 2 खड़े करेंगे। जब कांग्रेस ने इसके लिए बहुत आग्रह पकड़ा तो उद्धव बोले तो मैं रिजाइन कर देता हूं, मैं ही एप्लीकेशन नहीं भरूंगा। और आखिर में कांग्रेस ने सिर्फ एक ही कैंडिडेट चुनाव किया, क्योंकि वोटिंग ना होने के शर्त पर वो चुनाव हुआ था और वोटिंग नहीं हुई। इसका मतलब बीजेपी ने या मोदी ने जो किया वो सिर्फ मेहरबानी नहीं थी, उसमें भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थी, फायदा देखा गया था। ये बात तो ये मैंने ओमकार जी ने जो बताया उसका खुलासा करके जी बोलना पड़े। ये बात तो हमने किसी ने ध्यान नहीं दी। ये आपने बहुत एक अंदर की बात बताई जिसको नहीं, एक बात होती है, मोदी या फडणवीस या बीजेपी ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमने क्या चालाकी की ये तो बताएंगे नहीं। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर सरेंडर हुआ, ये तो मुंबई या महाराष्ट्र को मीडिया को बताना नहीं। उल्टे बोल गए, देखो कैसे कांग्रेस बीजेपी को सरेंडर होना पड़ा। अरे एक एमएलसी आसान से उनका आ गया, ये सरेंडर कौन हो गया? जब आपका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि 6ठा कैंडिडेट आघाड़ी के तरफ से खड़ा होता है तो मैं ही चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसका मतलब मैंने 5 ही कैंडिडेट हो गए, ये मोदी को जुबान दी है, ऐसा उसका मतलब था। लेकिन ये बातें तो देखो, हम जब एनालिसिस करने बैठते हैं तो हमको जो दिखाई देता है उसके पीछे क्या है वो ढूंढना पड़ता है, वो उस वक्त ढूंढा नहीं गया। इसलिए ओमकार जी तो दिल्ली में बैठे, लेकिन यहाँ के पत्रकार क्या कर रहे थे? आप तो अंधेरे में हो क्योंकि आप दूर बैठे हो। मराठी या मुंबई के जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे, मीडिया क्या कर रहा था? क्योंकि उनको आघाड़ी कैसे जीती वो दिखाना था, तो ये उन्होंने सच छुपाया था। लेकिन बाजी, और मुझे याद है कि कहीं एक 14 के जो इंटरव्यू मोदी जी लंबे लंबे इंटरव्यू चैनल को देते थे मोदी जी, तब मोदी ने एक किस सवाल पर एक जवाब दिया था, अरे भैया आखिर गुजराती हूं, राजनीति करूंगा उसमें भी बिजनेस तो करूंगा। तो ये बिजनेस था उसका। अब ये बिजनेस किया ये तो मोदी बताएंगे नहीं, लेकिन दिखाने ऑप्टिक्स क्या बन गया कि देखो इनकी सरकार तो मोदी जी ने बचाई। असल में अपोजिशन में रह के भी
मोदी जी ने टर्म्स डिक्टेट किए थे। ये बात आप बिल्कुल आपने बात बताई, ये तो हल्की फुल्की तो हमने देखी थी, लेकिन ये कभी किसी ने इसके ऊपर विश्लेषण किया नहीं, मुझे लगता है। ओंकार जी, ये जी एक जी बिल्कुल नई बात कहें इसको, या एक नए एंगल से एक विश्लेषण जो भाव ने किया, वो पूरी तरह से मैंने लॉजिकल उस है। पर मराठी में वीडियो भी उस वक्त बनाया था। मेरे प्रोग्राम में भी भाव ने एक बार इसका हल्का सा संकेत दिया था। जी और एक बात बता दूं, यह अभी 12 एमएलसी का झगड़ा चालू है, वो तो मैं पहले उनकी लिस्ट जाने के समय से बोल रहा हूं, ये तो 12 होने वाले नहीं है। तो मेरा अभी अभी मैंने एक 15 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि कोशियारी से होशियारी आपको संकट में लाई है, क्योंकि कोशियारी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको मालूम है उनका अधिकार कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और गवर्नर का अधिकार और चीफ मिनिस्टर का अधिकार कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये उनको मालूम है। इनकी हालत वो गाने जैसी हो गई, अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन कोशियारी को मालूम है कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो ये 12 नॉमिनेटेड एमएलसी की बात हो रही? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी 7-8 महीने हो गए ना, इनकी लिस्ट पड़ी है। अभी तो कोई हाईकोर्ट में भी गया है कि भाई वो लिस्ट है कहाँ। तो रोज अगर सामना में लिख के का आप कोशियार को हैरान करोगे तो उनकी अभी देखिए, अब छोटी बात नहीं होती, एक राज्यपाल है, गवर्नर है, उनके नाम से इस राज्य का कारोबार चलता है। उनको देहरादून जाना था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ओनरशिप का जो हवाई जहाज है उसमें जाकर वो बैठ गए, और बैठने के बाद आप उनको उधर से उतार देते और बोलते कि आपके यूज के लिए इसको क्लियरेंस नहीं मिला है। तो ये तो इंसल्ट करना था। तो वो तो चुपचाप उतरे, प्राइवेट दूसरा हवाई जहाज लेकर देहरादून पहुंचे, वापस आ गए। लेकिन जब उनका समय आ गया तब वो दिखा रहे कि बारामती हो, 12 एमएलए हो या 12 लफड़े हो, 12 कैसे बचते वो दिखा रहे हैं। हाँ ओंकार जी, आप कह रहे थे कुछ? मैं ये कह रहा था कि भगत सिंह कोश्यारी बहुत ही उदार मना है, बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, सम्मान देना भी जानते हैं, और उनका सम्मान भी बड़ा रहा है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी, और चीफ मिनिस्टर से पहले थे तब भी, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं। वो कभी भी किसी से बेजा पंगा लेते ही नहीं हैं, बल्कि हाथ जोड़ करके तो सबको सम्मान देते हैं। मतलब ऐसे गवर्नर को भी आप अगर इस तरीके से लें, जब आप सामने जाएं उनसे मिलने के लिए, तो वो सोशल मीडिया में आपने चित्र देखा है संजय राउत का, वो बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके उनके सामने। और वैसे आप सामना में उनके खिलाफ रोज गाली गलौज की भाषा लिखें। मतलब करीब करीब 2 राज्यों में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ मर्यादा भंग की गई है। एक भगत सिंह कोश्यारी साहब और दूसरे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ठीक है, कभी कभी उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से टीएमसी के लोग इतनी अभद्र भाषा में उनसे बात करते हैं। महुआ मित्रा अंकल जी कह करके अगर गवर्नर को ट्वीट करें, और इनके एक कल्याण बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हाई कोर्ट के वकील भी हैं, वो गरिमा और मर्यादा भूल जाएं और ये कहें कि सभी कार्यकर्ता सभी पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ जो है एक पत्र दे करके रखें, ये जिस दिन गवर्नर पद से हटेंगे उस दिन इनको प्रेसिडेंसी जेल में डालेंगे, तो ये राजीव बनर्जी वगैरह भूल जाते हैं कि भैया तुम तो हाई कोर्ट की वकालत करते रहे हो, पर जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट की वकालत करते रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो चंद्रशेखर सरकार में
या वीपी सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे हैं किशनगढ़ राजस्थान से, और एक सम्मानित आदमी हैं, कोई ऐरे गहरे नहीं हैं। तो और वो भी अगर हों तो अगर गवर्नर पद पर हैं तो गवर्नर पद की, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा से आपको बिहेव करना होता है। आज आप सफल हैं इस तरह की बेहूदगी करके, लेकिन हमेशा आप सफल रहेंगे इस बात की लोकतंत्र में कोई गारंटी नहीं होती है। और जैसा अब भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे उनके सहयोगियों को आईना दिखा रहे हैं, हो सकता है ऐसा मौका पश्चिम बंगाल में भी आ जाए। नहीं, आपने जो बोला एक मैं थोड़ा जोड़ दूं, वो तो जी जी। धनखड़ है और कोश्यारी यहाँ इनकी धड़कन बने बैठे। और जो दूसरी बात आपने कही थी, थोड़ा उसका भी मजाक कर लूं मैं, कि जो कमर में झुककर कोश्यारी का नमस्कार कर रहे संजय राउत, तो वो तो श्रीमान शिवसेना के कमांडर है। उसमें से डर तो निकल गया, कमान बची हुई दिखाई देती है उस फोटो में। भाव एक और अभी 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत वाले केस की भी उसको 1 साल हो गया, और उसी से निकले हुए बहुत सारे जो सवाल थे, जो आगे जाके परमवीर सिंह, और परमवीर सिंह के बाद सचिन वाजे और एनआईए और सीबीआई और ईडी और एनसीबी, वो सारा मामला अभी भी पूरी तरह से उलझा हुआ है, और उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कारण तो नहीं है कि ये तीनों के तीनों जो है ये रोज एक नए तरह का नृत्य करते रहते हैं। बिल्कुल है, क्योंकि वो देखिए, इनको आपको बता दूं, जब 2019 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो एनसीपी के सातारा के एमपी जो है उदयनराजे भोसले, उन्होंने पार्लियामेंट का रिजाइन किया था और बीजेपी में आए थे, और फिर वहां का भी उपचुनाव डिक्लेयर हुआ था। तो पवार साहब ने डिक्लेयर कर दिया था कि पृथ्वीराज चौहान को वहां से खड़ा कर देंगे, जो कांग्रेस के थे। अब बंटवारा जो है, बंटवारे में वो जगह एनसीपी की है, फिर भी पवार साहब ने कांग्रेस के होकर भी पृथ्वीराज चौहान को वो जगह ऑफर कर दी थी। आपको मालूम है, 1 घंटे में पृथ्वीराज चौहान जहां थे वहां से उन्होंने इनकार कर दिया, जी मुझे बिल्कुल खड़ा नहीं होना है। तो पवार साहब कुछ देते हैं, उसका मतलब कितना डेंजरस होता है। ये उसी समय की बात है, अक्टूबर 2019 की। अगर ये उद्धव जी समझ नहीं पाए तो उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। पवार साहब ऐसे कुछ भी देते नहीं जिसमें आपका फायदा हो, उनका फायदा हो ना हो, लेकिन जिसको पवार साहब कुछ देना चाहते उसका तो फायदा होता नहीं। ये मेरा ख्याल है, मैंने कहीं इस पर बोल भी दिया था कि पवार साहब महाराष्ट्र के राजनीति में बरमूडा ट्रायंगल है, उनके साथ जो जाता है वो गायब ही हो जाता है। तो हाँ, आप हंस रहे हो, लेकिन 20 साल पहले जब महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनी, शिवसेना बीजेपी को बाहर बिठाने के लिए, उस समय जो आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी के 2-3 गुट थे, फिर जनता दल था, फिर पीडब्ल्यूडी शेतकरी कामगार पार्टी जिसको हम बोलते हैं, ये सब पार्टियां खत्म हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सिस्ट पार्टी, ये सब उसमें थे 1999 में। आज उसमें से कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में बची नहीं है, ना उस समय का कोई नेता बचा है। तो ये आप समझ सकते हो। तो उद्धव जी इतिहास भूलकर अगर पवार साहब के साथ गए तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, पवार साहब का फायदा, मैं उनको, पवार साहब को भारतीय राजनीति का सबसे निस्वार्थी नेता मानता हूं, पवार साहब को, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ बनाया नहीं, दूसरों का नुकसान जरूर किया है। दूसरों के नुकसान में अपना फायदा देखते रहे।
अजीब है। लेकिन देखिए, उन्होंने ना अपनी पार्टी बनाई, कभी वो पार्टी बड़ी बनाई, आप बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन उनके साथ जो गए, उनकी पार्टियां तो, या उनको नेताओं को उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये तो शायद अभी अभी उद्धव जी को पता चलता होगा कि मुझे लाकर बिठा दिया है, लेकिन जिस जगह पर बिठा दिया है वो आसन पर कितने कांटे हैं, कील है, वो अभी पता चलता होगा। सही कह रहे हैं। मैं नए दर्शकों से जो जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगा कि कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दर्शक जो हैं इस समय उनसे कहूंगा कि आपको जो प्रश्न पूछने हैं वो प्रश्न आप कृपया सुपर चैट के माध्यम से पूछ लें। बाबू, ये आपने ये हमारे जो केस हैं, सुशांत सिंह राजपूत और उसके बाद जितने भी हुए हैं, सचिन वाजे, ये वो 1 2 3 4 5, इनके बारे में नहीं बताया। नहीं नहीं, ये तो चल रहा है। देखिए क्या होता है, जब केसेस चलती है तो बोला गया, आपको मालूम है उस समय, अब सीबीआई क्या बड़ा करने वाली है, बोला गया सीबीआई का स्ट्राइक रेट क्या है, उससे भी मुंबई पुलिस का स्ट्राइक रेट अच्छा है। एक बात हम भूल जाते हैं कि जब लोकल पुलिस या लोकल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो गड़बड़ कर देता है, उसके बाद केस सीबीआई के पास आती है। तो अगर आपने जो केस थी वो और उलझा दिए, उसके समझो सबूत है खराब कर दिए, तो वो सबूत कहां से लाएगी। इसलिए सीबीआई का जो मामला होता है वो गड़बड़ा जाता है। इसका कारण है कि किसी ने और कुछ खत्म करने के बाद आप लाके यानी एक डेड बॉडी, डेड ऑन अराइवल बोलते हैं ना, तो डेड ऑन अराइवल होते हैं, उसका रिवाइवल कैसे कर सकता है। बहुत समय तक वो केसेस कोमा में चली जाती है। आपको आरुषि का दिल्ली का केस मालूम है। तो अब जो कम से कम मेरा ख्याल है 60-70 दिन के लिए मुंबई पुलिस ये सब लिपापोती कर रही थी ना, लिपापोती कर रही थी। अगर आपने उसके जो सुशांत के पिता थे उनको मुंबई में आए, अंत्यविधि वगैरह हुआ था डेड बॉडी लेने के लिए, उस वक्त क्यों पूछा नहीं गया, भाई आपको कंप्लेंट लिखना है तो लिखो। नहीं, आपने डिक्लेयर कर दिया ये तो सुसाइड है। इसका मतलब ही सब रफा दफा किया गया था और करना चालू था। इसके लिए तो उसके पिताजी ने वहां जाकर 0 एफआईआर दर्ज किया। लेकिन कुछ तो बातें निकल रही है, लेकिन उसमें भी और एक बात है मेरा ख्याल में, वो सुशांत के केस में और एक बात है। अभी तक रिया चक्रवर्ती की जो केस हाईकोर्ट में है उसका रिजल्ट नहीं आया, वर्डिक्ट नहीं आया कि उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो रद्द किया जाए। ऐसा 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 पीआईएल हाईकोर्ट में है रिया का। जब तक उसका कुछ निपटारा नहीं होता तब तक सीबीआई मेरा ख्याल आगे नहीं जा सकता। जी, वरना तो मेरा ख्याल है वजह की जो वजह ने कुछ जवानी दी है उसमें से बहुत बातें निकल कर आई हुई है, लेकिन उससे आगे जाना है या नहीं तो उसका काम चालू रहेगा। लेकिन जिस दिन ये निपटारा हो जाएगा हाईकोर्ट में, उसके दूसरे दिन एक्शन शुरू हो जाएगी, लेकिन काम तो चलता होगा। जी हाँ। और परमवीर सिंह जी जो है वो, उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो किसके वफादार रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अच्छी लात मार दी। क्यों ओंकार जी यहाँ आए थे सुप्रीम कोर्ट में, चौबे जी छब्बे बनने, दुबे बन के वापस लौट गए। अब तो हाई कोर्ट का भी यही रवैया है उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट का भी यही रवैया है। और मैं बताता हूं आपको संजय जी कि ऐसे लोग जो अपनी वर्दी, जो अपने पद का सम्मान करना भूल जाएं और जो संवैधानिक उनको उनके उनके दायित्व होते हैं। आईपीएस आईएएस, आप तो आईएएस रह चुके हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में रह चुके हैं, तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत आपको काम करना ठीक है। जो सरकार है उसकी जो रीतियां नीतियां होती हैं, उनके जो आदेश हैं वो भी आपको मानने होते हैं। लेकिन आप अगर चीजों को पूरी तरीके से ताक पर रख दें अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए,
और गलत सलत काम भी करने लगे, जैसे परमवीर ने किए थे। परमवीर पर तो बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं। यहां तक आरोप हैं कि इन्होंने अपनी बेल्ट से साध्वी प्रज्ञा सिंह को पीटा था, मारा था, और वो जो चोटें हैं उसकी वजह से ही साध्वी प्रज्ञा की ये हालत हुई है। पहली बात तो ये है कि साध्वी प्रज्ञा ने कोई अपराध किया था नहीं किया था वो छोड़ दीजिए, आपके पास अगर कुछ सबूत है तो आप अदालत के सामने पेश करिए, अदालत उस पर फैसला कर देगी। लेकिन एक महिला पर इस तरीके से हाथ उठाना और उसकी बद्दुआएं लेना और उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस कंडीशन में ला करके खड़े कर देना कि वो कभी एक तरीके से वैसा फिर से आत्मविश्वास ही प्राप्त ना कर पाए जो एक नैसर्गिक रूप से आपके भीतर आता है आपके सीढ़ियां चढ़ने के बाद। आज वो एमपी भले ही हैं, लेकिन जब भी हम उनको बोलते हुए देखते हैं तो एक संकोच, एक डर, एक कहना चाहिए भीतर से कि जो एक ग्लोरीफाई चेहरा सामने आना चाहिए एक आत्मविश्वास से भरे हुए किसी व्यक्तित्व पे, वो दिखाई नहीं देता है। दूसरे, अर्णब गोस्वामी और उनकी पूरी टीम के साथ इन्होंने क्या किया, केवल इसलिए कि उस समय सत्ता में बैठे हुए लोग चाहते थे कि अर्णब गोस्वामी को और उनकी पूरी टीम को सबक सिखाया जाए, इसलिए आपने उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज करा दिए। एक ऐसा केस जो ऑलरेडी बंद हो चुका था, अदालत जिसको एक्सेप्ट कर चुकी थी, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था उस समय, फिर बाद में अन्वय नाइक के परिवार को आप ढूंढते हैं या ऑलरेडी वो उद्धव ठाकरे परिवार के साथ उनके रिश्ते पाए गए, कुछ जमीन का लेन देन भी अलीबाग इलाके में उनके बीच में हुआ, दोनों परिवारों के बीच में। तो आप रीओपन करते हैं और अचानक कमांडोज भेज करके, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेज करके आप अर्णब गोस्वामी को, एक ऐसे मतलब एडिटर को जिसका देश में भी सम्मान है, विदेश में भी नाम है और जिसकी अपनी एक पहचान है, उसको आप ऐसे गिरफ्तार करते हैं जैसे किसी टेररिस्ट को आप गिरफ्तार कर रहे हो, और ऐसी वैन में डाल करके ले जाते हैं जिस वैन में आम तौर पर जेल से अपराधियों को अदालत में लाया जाता है और फिर अदालत से वापस जेल भेजा जाता है। मतलब कोई सम्मान नाम की चीज नहीं। फिर हंसा वाले मामले में, टीआरपी वाले मामले में भी जो खेल इन्होंने किया, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो परमवीर सिंह के साथ तो संजय जी जो व्यवहार हो रहा है इससे और थोड़ा सा बढ़ती होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑफिसर इसी तरह के व्यवहार के लायक हैं। जी, वैसे पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने पंढरपुर उपचुनाव की भी चर्चा की थी, बाबू ने बताया था, उसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। तो मैं ये देख रहा था कि कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ये चर्चा आ रही थी कि शिवसेना और भाजपा फिर से हाथ मिला सकती हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसा करना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि इस समय तो स्थिति, जैसा आपने उस समय कहा था, इस समय स्थिति ये है कि भाजपा अपने दम पर यहाँ चुनाव जीत सकती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कुछ हो सकता है? इसके बाद फिर हम अब दर्शकों के प्रश्नों पर जाएंगे। दर्शकों से मेरा आग्रह है कि कृपया अपने प्रश्न पूछ चले, इसके बाद हम आपके पास ही आएंगे। बिल्कुल। एक बात ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों साथ आकर सरकार बनाएंगे, लेकिन देखिए, एक राजनीति में दो तरह के पैतरे होते हैं। ये सरकार जो है वो सरकार गिराने के लिए चाहे शिवसेना से हाथ मिलाया जा सकता है, फिर उसके बाद सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया जाएगा कि नहीं, उस पर मैं साशंक हूं। और दूसरी बात यह कि शिवसेना इसमें फंसी है तो उसको निकालने के लिए बीजेपी क्यों जाएगी? मुझे नहीं लगता बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि उससे अगले चुनाव में नुकसान बीजेपी का होगा। आपको याद होगा कि हेगड़े जॉर्ज फर्नांडिस के आग्रह से उस वक्त बीजेपी ने कर्नाटक में जनता दल से, जो पटेल नाम के चीफ मिनिस्टर से,
उनके साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया और बड़ा भारी नुकसान बीजेपी का हो गया था। और एस.एम. कृष्णा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने थे, क्योंकि जिस पटेल को गाली देते देते आप राजनीति कर रहे थे, उनसे भी हाथ मिला लिया चुनाव में। उसकी भारी कीमत बीजेपी को कर्नाटक में भरनी पड़ी थी और उसके लिए 5 साल पीछे चली गई थी बीजेपी। और कृष्णा के बाद फिर धर्मा सिंह आ गए और फिर कुमार स्वामी से हाथ मिलाया गया वगैरह वगैरह, बात की बात है। लेकिन पहली गलती वहां हुई थी कि जिस पटेल या जेडीएस चीफ मिनिस्टर के देवेगौड़ा के असिस्टेंट थे, उनके साथ हाथ मिलाया गया, उसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी थी। तो यहां भी हो सकता है, अगर बीजेपी करेगी गलती तो उसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी। ओंकार जी, आप कह रहे थे कुछ? जी, मैं तो बस इसी पर कह रहा था जो भाव ने बता दिया है कि जो क्वेश्चन आपका मूल क्या था उस समय, मैं बिल्कुल एकदम भूल गया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपको लगता है क्या कि ये जैसा कुछ अच्छा, बीजेपी और शिवसेना साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जो हालात इन्होंने कर दिए हैं महाराष्ट्र के, मैं शो में आने से पहले आंकड़े देख रहा था। 59 लाख अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं अकेले महाराष्ट्र से, और 1,12,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। तो जो हालत इन्होंने करके छोड़ी है और जो बीती है महाराष्ट्र की जनता पर, इतनी ज्यादा नाराजगी है इनके प्रति जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। अगर 1,12,000 लोग मरे हैं तो आप समझिए कि एक परिवार के हो सकता है 2-3 भी मरे हों, पर एक एक तो हम मान करके चलते ही हैं। तो 1,12,000 परिवार या 1,00,000 परिवार ही अगर हम मान लें तो वो उनके रिश्तेदार सबके सब नाराज होंगे, क्योंकि उस तरह की देखभाल, उस तरह के इलाज, उस तरह के उपाय हुए ही नहीं हैं कि थोड़ी बहुत बचत हो जाती, बचाव हो जाता। 12-13 करोड़ का एक राज्य, उसमें 1,12,000 लोग मर जाते हैं, 59 लाख संक्रमित हो जाते हैं। इससे डबल आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जहां कुल 22-23 हजार ही लोगों की मृत्यु होती है, और पहली वेव में भी योगी ने राज्य को संभाल लिया। दूसरी वेव में जिस समय पूरे देश में हाहाकार था, उस समय वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी था, पर बाकी प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश को उन्होंने जल्दी संभाल लिया। और अकेले चीफ मिनिस्टर थे पूरे देश में, जो हेलीकॉप्टर लेकर के हर जिले में पहुंच रहे थे, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे, समीक्षा बैठकें कर रहे थे, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या सुस्ती है, उसको देख रहे थे और चीजों को नियंत्रित कर रहे थे। हमने तो नहीं सुना कि उद्धव ठाकरे मुंबई में कहीं गए हों तो गए हों, मुंबई के बाहर कहीं हेलीकॉप्टर या विमान लेकर के समीक्षा बैठकें करने गए हों, मैंने नहीं सुना। तो ऐसी स्थितियों में जो हालात इन्होंने करके छोड़े हैं महाराष्ट्र में, उसमें भारतीय जनता पार्टी इनसे क्यों हाथ मिलाएगी? भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये अपने अंतर विरोधों से जब भी एक दूसरे से अलग होंगे, ये सरकार गिरेगी और विधानसभा चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा लोग और किसी को पसंद करेंगे नहीं। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, तो केवल भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने धोखा नहीं किया था, इन्होंने महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, उससे भी धोखा किया था, उस जनादेश को भी धोखा दिया था। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने तो भाजपा शिवसेना की सरकार के लिए जनादेश दिया था, देवेंद्र फडणवीस के लिए एक तरीके से जनादेश दिया था। तो जनता इन चीजों को कभी भूलती नहीं है, और जब अवसर आता है तो वो अपनी नाराजगी छिपाती भी नहीं है, सबक सिखा देती है। तो जब भी विधानसभा भंग होगी, जब भी सरकार गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में होगी। और मैं एक थोड़ा जोड़ दूं इसमें, अगर मैं थोड़ा जोड़ देता हूं
जी जी एक बात होती है, देखिए आज अगर शिवसेना और भाजपा हाथ मिला लेती तो मान लो कि नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी, उनको लूटने तो यूपीए ने दिया और भागे तो मोदी सत्ता में आए थे, और वही लोग यूपीए के बेशरम होकर पूछते हैं कि भागने क्यों दिया, लूटने किसने दिया उस पर बात नहीं करते। तो वैसी हालत बीजेपी की यहां हो जाएगी, क्योंकि आप अगर देखिए कि प्रेसिडेंट रूल भी आता है तो भी उसका जिम्मा सेंटर पर चला जाता है। तो इसलिए अभी इस समय सरकार गिराना भी बीजेपी के लिए पॉलिटिकली गलत होगा, सही नहीं होगा। जी, और अब कोरोना के बारे में आप क्या कहते हैं बाबू, जो महाराष्ट्र में जैसे कोरोना की हैंडलिंग हुई? नहीं, सरकार इसके लिए रेडी ही नहीं थी, रेडी नहीं थी। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे अपनी मिनिस्ट्री को चुप बिठा देते तो भी अच्छा काम होता, ब्यूरोक्रेसी भी अच्छा काम करती। लेकिन ये हर चीज में जाकर अभी देखो, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे लेकिन पार्टी के लिए कुछ भी नहीं करते तो भी पार्टी की स्थिति अच्छी होती। इसी ढंग से अगर आघाड़ी सरकार जो है महाराष्ट्र का, वो चुपचाप मिनिस्टर बैठे रहते और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ दिया होता तो इससे अच्छी कोरोना की व्यवस्था होती। लेकिन हर मिनिस्टर, देखिए आप देखते रहिए, कैबिनेट होता है तो 2-3 मिनिस्टर बाहर निकलते हैं और अपने अपने तौर पर कुछ भी बोल देते कि कैबिनेट में क्या हुआ। ये कोई सरकार चलाने का तरीका है? कौन चीफ मिनिस्टर है किसी को पता नहीं है। खुद उद्धव ठाकरे को भी अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं बताया। एक मिनिस्टर है कि भाई ये बोलेगा नहीं, 3 मिनिस्टर निकलकर 3 डिसीजन डिक्लेयर कर देते और एक के खिलाफ दूसरा भी बोलता है। तो इससे आपको पता चलता है तो ब्यूरोक्रेसी में क्या सिग्नल क्या जाता है कि क्या होना है। कि अभी देखिए लॉकडाउन लगने वाला था 1.5 महीने पहले, तो एक मिनिस्टर बोलता है नहीं सोमवार से होने वाला है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं चीफ मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा, तीसरा बोलता है, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से अलग ही कोई फतवा निकल जाता है। तो इसको कारोबार बोलते हैं, उसमें तो पेशेंट बीच में मर गया। आप जो चर्चा करते बैठे हो उसमें तो पेशेंट मर गया। अब ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, अब ऑक्सीजन कहां से आ गया? तो आपने किया क्या? सेकंड वेव, मैंने मराठी में वीडियो बनाया था गुस्से में आकर, और वो फरवरी के एंड का है कि गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोरोना को स्पॉन्सर कर रही है, ऐसा उसका शीर्षक मैंने हेडिंग दिया था। तो उसके बाद कम से कम 1 महीना निकल गया, सेकंड वेव आ गई, उसके बाद ये लॉकडाउन या सब रिस्ट्रिक्शन की बातें करने लगे। तो लोगों को ये पता, देखिए एक बात है कि आप कुछ भी बोलो, ये अच्छा है बुरा है वो कुछ भी करो, लेकिन जिसको भुगतना पड़ता है वो मीडिया पर निर्भर नहीं रहता कि भाई उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा काम कर रहे। जो भुगतने वाला है उसको तो तकलीफ होती है ना, उसको तो। अभी देखिए 15 दिन पहले मेरी छोटी बहन का पति मर गया इसमें कोरोना में, मैं घर से निकलकर उनकी तरफ जा भी नहीं सका। तो अगर आप बोलोगे कि कारोबार अच्छा चालू है तो मैं मानूंगा? बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो लोग जो भुगत रहे हैं वो इंतजार करते हैं कि मुझे मेरी बात बताने का अवसर कब आता है, वो अवसर वोटिंग के टाइम आता है। बिल्कुल 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 सही है। तो अब इसी के साथ में अब हम कुछ प्रश्न आए हैं उनको ले लेते हैं। उसके पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। जो भी आप हमारी सहायता कर सकते हैं वो भी अवश्य करें। प्रश्न भी पूछ लें। तब तक हम अब अगले प्रश्नों पर चलते हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.
पुरुष सूक्त जी कह रहे हैं कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठाकुर जयपाल सिंह जी कह रहे हैं हाँ, सभी को सादर प्रणाम। भाऊ जी आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का मैं दीवाना हो गया हूँ, अब तो आपके मराठी वीडियो भी देख रहा हूँ। वैसे मैंने भी मराठी वीडियो एक बार देखने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत सेंस तो मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आता। नहीं, वो हर भाषा की एक नजाकत होती है, उसमें कुछ हाँ। खास शब्द होते हैं, वो खास शब्द जिस ढंग से पेश किए जाते हैं उससे उसका आशय निकल आता है। अगर वो शब्द या उसकी बात आपको समझ में आए कि मराठी में मैं बोलूं कि आप सयाने हो तो मैं बोला तू शहाणा आहेस, फार शहाणा आहेस, तो बात बिगड़ जाती है। और मैं तो महाराष्ट्र के ऐसे इलाके से आता हूं, यह सबसे बड़ी बदमाश भाषा कोंकण का जो मालवड़ी इलाका है, हम वहां के हैं। हम किसी को भी आप जिस बात को सच बताने के हम उल्टा बोल देंगे, बिल्कुल उल्टा पेश करके आपको कन्विंस कर सकते हैं, ऐसी हमारी भाषा है, मालवड़ी बोली है वहां की। तो इतनी अजीब होती है। यानी मैं आपको एक किस्सा बता दूं उसका कि बहू जो है, तो बहू के पीछे पीछे बेटा जाता है, उसका माँ को गुस्सा आता है कि अरे मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया और ये अपनी पत्नी के पीछे भागता है। तो एक दफे माँ परोसती है बेटे को, और उसकी पत्नी जो है, बहू जो है, वो बाहर गई है कुछ काम के लिए। तो बेटा नाराज होकर माँ से पूछता है ये किसने बनाया है, बड़ा इसमें कोई उसको कोई टेस्ट ही नहीं है। तो वो मालवणी में बोलता है कोणी केला निया, एकदम पचकाउनिया, यानी बिल्कुल उसको कोई टेस्ट है ही नहीं, किसने बनाया, ये दाल किसने बनाई है। तो माँ को तो गुस्सा इतना होता है, वो बोलते है मैं तो सिर्फ परोस रही है, तेरी पत्नी जो है और उसने ही बनाया है। तो पलट कर वो बोल देता है तरी इतना रुचकौनिया, इसीलिए इतना टेस्टी है बोलता है। भाषा की नजाकत देखो, पचकौनी का रुचकौनी हो जाता है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा करते हैं। वो बोलता है इसको कोई टेस्ट नहीं, 1 मिनट में पलट के। यानी मैं और एक किस्सा बता दूं आपको, हमारी भाषा कैसी होती। तो हमने देखा नहीं, हम छोटे थे, तो उस समय मेरे पिताजी की गाड़ी होती थी, तो इनका एक दोस्त आया था और वो कुछ टायर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो जो नट बोल्ट होते हैं वो पाना लेकर कुछ कर रहे थे। तो दोस्त को बोले तू बैठ, मैं अभी 5 मिनट में आया, ये कर रहा हूँ। तो वो 5 मिनट वो चाय पी, वो देख रहा है 15-20 मिनट हो गए। तो दोस्त गुस्से में आ गया और बोला ये तू क्या कर रहा है। वो बोला वो टायर निकालना है ना, तो जो ढीला कर रहा हूँ, मालवणी में सैल करतो है ऐसा बोले, वो नट जो है वो ढीला कर रहा हूँ। तो दोस्त जो था वो इतना गुस्से में आ गया, वो बोला मैं 20 मिनट देख रहा हूँ तो टाइट कर रहा है और मुझे बोलता है ढीला कर रहा हूँ। तो वो गुस्से में आ गया था दोस्त। तो हमारे पिताजी भी वो मालवणी थे, उन्होंने जवाब दिया अबे इतना समझ में नहीं आता है, अगर टाइट नहीं होगा तो ढीला कैसे होगा, इसलिए पहले टाइट कर रहा हूं। तो वो मालवणी में वो ऐसे बोले कि घट नसलो तो सैल कसो हो, एक मानन सैल कर घट करत से। तो हमारी माँ, अगर माँ बाप में झगड़ा होता था तो उनको टॉन्ट करती थी, आपका क्या है, आप तो घट करके सैल करने वाले हो, यानी आर्ग्यूमेंट में आप मानोगे नहीं। तो हमारी भाषा वो होती है, भाषा की नजाकत जो होती है वो अजीब होती है। बिल्कुल। मयंक चतुर्वेदी, भाऊ जी, ओंकार जी, संजय जी प्रणाम। भाऊ जी, संजय राउत का क्या भविष्य है, ये पूछ रहे हैं। वो उनको ही पता नहीं, हम क्या बताएं। वो उन्होंने एक बार लिखा था कि शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ते।
तब मैंने बोला था एक वीडियो में कि शरद पवार कितने जन्म हो गए उनको पता नहीं है। शरद पवार ही खुद को ढूंढ रहे हैं और इन्होंने इनके संजय राउत के 100 जन्म पूरे हो गए, इसलिए शायद वो सबसे ज्यादा पवार से भी ज्यादा पवार को वही जानते हैं। तो उनका क्या का भविष्य हो सकता है? उनका कुछ भविष्य नहीं है। देखो, जो आधार पर जीने वाले पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, पालतू है, उनका कोई भविष्य नहीं होता, वो उनके मालिक के मर्जी पर होता है। बात सही है, मालिक की मर्जी पे ही है। अगला प्रश्न, मयंक चतुर्वेदी, ये भी भाव से प्रश्न है कि क्या राज ठाकरे के कोई महाराष्ट्र राजनीति में कोई महत्वपूर्ण रोल होगा क्या, एक। और दूसरा कि क्या आप बाला साहब और राज ठाकरे में कोई समानता देखते हैं उनके आइडियोलॉजी में? नहीं, एक बात तो बोल दूं, बाला साहब की ऐसी कोई आइडियोलॉजी थी नहीं, असल बात बोल दूं, लेकिन वो बिल्कुल इनोसेंट चाइल्ड थे। अभी मेरी घर में पोती नात को जो है, तो वो कॉकरोच को डरती नहीं है, हम ही उसको चिल्ला करे बाजू 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 करते। तो वो जो इनोसेंस होता है, वो बाला साहब के पास 80 की उम्र तक उनके पास वो इनोसेंस था। वो गलत है तो गलत है। एक बार, मैं तो मार्मिक का एडिटर रहा हूं, तो उनसे बात होती थी, तो एक बार मैंने बोला कि ये आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी, इससे तो नुकसान होगा। बोले कैसा नुकसान होगा? मैंने बोला आप चुनाव लड़ते, आपकी पार्टी है, इससे तो आपका नुकसान होने वाला है। तो बोलो होने दो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोला आप तो पार्टी के मुख्य हो। तो मैं मुखिया हूं, मैं शिवसेना प्रमुख हूं, उस पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता। ये बोले जोशी नवलकर वगैरह वगैरह है, वो लड़ेंगे हारेंगे, मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि इस शिवसेना प्रमुख पद का चुनाव ही नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलता हूं, सही है या गलत इस पर बोल, आप पॉलिटिकली सही गलत मुझे मत बताना। मैं जो सही है वो बोलता हूं, उससे पॉलिटिकली फायदा हो या नुकसान। तो वो जो चीज बाला साहब में थी, वो आज भी मैं राज ठाकरे में पूरा नहीं देखता। वरना उनको 13 एमएलए पहले राउंड में आ गए, ये छोटी बात नहीं थी। अगर वो संभल कर निकल जाते तो इससे भी बड़े हो जाते। लेकिन आप उनको भी देखिए, शरद पवार के साथ गए थे बरमुडा ट्रायंगल लेकिन उससे वो सीखे, ऐसा लगता है पिछले 2 साल से वो बार बार बोलते नहीं, वो अंदाजा ले रहे हैं। उनके पास पोटेंशियल है, देखिए पोटेंशियल है, लेकिन आपके पास जो पोटेंशियल है वो किस ढंग से आप इस्तेमाल करोगे, उस पर आपको परिणाम मिलते हैं। मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मोदी को अपनी मर्यादाएं मालूम है, उनको अपनी कुशलता, अपने गुण, अपनी क्वालिटी जितनी मालूम है, उससे ज्यादा मोदी जी खुद की मर्यादाएं जानते हैं। और बाकी के जो उनके खिलाफ है, उनके विरोधी है, वो वही भूल जाते हैं कि मोदी अपनी मर्यादा में रहते हैं। उनको मर्यादा से लगता है कोई कनेक्शन गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। कुछ नेट की प्रॉब्लम लग रही है। नेट की प्रॉब्लम है, तो तब तक इसी प्रश्न को आप देख लीजिए ओंकार जी, जो चल रहा था तब तक। नहीं, ये तो देखिए, राजनीति में तो ये कहा भी जाता है ना, जो राजनीति में होते हैं उनके लिए कहा भी जाता है कि राजनीति में कब कितना बोलना है यही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कब नहीं बोलना है। तो कम से कम मोदी के बारे में जो जिक्र कर रहे थे भाऊ, तो उन पर तो ये बिल्कुल अक्षर से सही बैठता है कि मोदी जी को ये पता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब नहीं बोलना है। अभी भी हमने देखा ही है, पश्चिम बंगाल के समय भी आप भी कई बार अपने प्रोग्राम्स में मैं तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूं इस चीज को, धैर्य खोते हुए दिखाई दिए,
यहाँ तक कि उनकी पार्टी के भी कुछ नेता और जो ये कह रहे थे कि मोदी जी को कम से कम कुछ तो बोलना चाहिए इस हिंसा पे, तब भी मोदी जी मर्यादित रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद पर हूं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो कम से कम इन दोनों को ऐसे समय पे खामोश जो रहे, मैं तो बहुत बड़ा अप्रिसिएट करता हूं उनको कि ऐसे समय वो कम से कम नहीं बोले, मर्यादित रहे, क्योंकि अगर वो भी बोल देते तो उसके बाद चीजें बहुत खराब हो सकती थी। नहीं, इसमें मेरा दूसरा मत है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। जी जी। तो राज ठाकरे का क्या भविष्य देखते हैं आप? राज ठाकरे का एक्चुअल में अब जो स्थितियां बन रही हैं महाराष्ट्र में, शिवसेना को लेकर के जो लोगों का मोहभंग हुआ है, क्योंकि ओवरऑल इनका जो एटीट्यूड रहा है सत्ता में आने के बाद, अगेन वही बात लागू होती है कि जब पावर आपके पास आ जाती है तब आपको बहुत धैर्यवान होना होता है, बहुत संतुलित व्यवहार करना होता है, एरोगेंसी को त्याग करके खूंटी पर टांगना होता है। लेकिन हमने देखा है अलग अलग जब भी ऐसे मौके आए हैं, जब भी टेस्टेड टाइम आया है इनका, तब ये अपना वो संतुलन कायम नहीं रख पाए, एरोगेंस खत्म करके और जो एक सूझबूझ वाला नेतृत्व होता है या फैसला होता है वो नहीं कर पाए। कई इंसिडेंट ले लीजिए, और अगर केवल एक पर ही मैं बात करूं तो कंगना रनौत वाला जो प्रकरण हुआ था उसमें तो इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। हो सकता है अर्णब गोस्वामी की प्रस्तुति में जो वो चैलेंज करते थे, स्टूडियो में बैठ करके ललकारते थे, उस अंदाज से बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन यही तो टेस्टेड टाइम होते हैं जब सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपना संयम नहीं खोना होता है। लेकिन ये संयम खो बैठे थे। उद्धव ठाकरे ने भी दशहरा वाले प्रोग्राम में नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन कंगना रनौत पर टिप्पणियां की थी। संजय राउत तो पता नहीं क्या क्या कह गए, जबड़ा तोड़ देंगे और इनके पिताजी को भी खींच करके लाएंगे, मतलब इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां। सत्ता का नशा एक्चुअल में इनके सिर पर चढ़ गया था, वो कई मौकों पर देखा गया है। तो यही फर्क है, नरेंद्र मोदी जितना मर्यादित आचरण करते हैं और इन्होंने जितना मतलब गरिमा मर्यादा सबको ताक पर रख दिया, और सत्ता के वशीभूत होकर के, पावर के वशीभूत होकर के जो जो कर्म कांड कराए, और जिस तरीके से इनकी अनुभवहीनता सामने आई, उसके चलते ही एक्चुअल में ये इतने एक्सपोज हो गए हैं और लोगों की निगाहों में भी गिरे हैं। उसकी वजह से ही इनको नुकसान भी होने वाला है। संजय जी जी, बाबू आपका कनेक्शन कट गया था, उस समय हम बात कर रहे थे कि राज ठाकरे का भविष्य क्या है। नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि राज ठाकरे अपने अनुभव से थोड़ा सीख गए हैं। 2 साल से आप देखिए वो अपनी भाषा पर, अपने वक्तव्य पर बहुत कंट्रोल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अंदाज ले रहे हैं, क्योंकि एक बात है, शिवसेना अगर बिखर जाती है में से कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ लोग राष्ट्र एनसीपी में जा सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे नहीं जा सकते। जिसको शिवसेना शिवसैनिक बोलते हैं, वो बहुत एग्रेसिव होता है और उसको कुछ करना होता है, उसको सीट चाहिए, एमएलए बनना, ऐसा नहीं होता। तो उनके लिए शिवसेना अगर ओरिजिनल नहीं है तो शिवसेना जैसी दूसरी कोई पार्टी चाहिए, और वो आज तो एमएनएस है, तो उसमें लोग आ सकते हैं। वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे, इंतजार करते बैठे। इसलिए भविष्य है, क्योंकि देखो उनके पास बाला साहब का वो स्पार्क है, वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं तो लोगों को खींच लेते। हाँ, उसके पीछे अगर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाए तो वो फिर से उभर कर आएंगे, जरूर आएंगे। जी, अगला और प्रश्न। ये अगर अगर शिवसेना लूज करती है तो उसके बाद
राज ठाकरे की संभावना थोड़ी बहुत निश्चित रूप से बनेगी। संजय जी। जी, अगला प्रश्न विजय। ये पूरे पैनल के लिए प्रश्न है। मास्टर स्ट्रोक का लिस्ट और कितना लंबा है? सुशांत, दिशा, मनसुख, अनिल देशमुख की अरेस्ट, एंटीलिया, ट्विटर की बदतमीजी, बंगाल के दंगे, सुशांत का 1 साल हुआ, सर शर्म से झुक जाता है, 56 इंच अब 2 इंच का रसगुल्ला बना दिया दीदी ने। मैं मानता हूं कि ये सब होते रहता है। देखो, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, तो राजनीति में जिसको सरवाइव होना है उसको हार भी पचानी पड़ती है और हजम करनी पड़ती है। तो मोदी के पास वो तो ताकत है। वैसे आप देखिए तो 2015 के जनवरी फरवरी में वो दिल्ली में हार चुके थे। 70 में से 3 सीटें बीजेपी को मिली। उसके बाद नवंबर में बिहार में चुनाव हारे थे। तो ये तो लगा रहता है, हर चुनाव हम ही जीतेंगे, तो डेमोक्रेसी नहीं रहती। कब हारते हैं कब, लेकिन उसमें बैलेंस रखने की कोशिश जो होती है वो अगर मोदी जी कर रहे हैं। बात ये होती है ना कि हमको बाकी कोई मैंने उस वक्त एक बार कहीं पढ़ा था, बढ़िया लिखा था कि गावस्कर अगर जल्दी आउट हो जाता था तो उसको लोग गुस्से से गालियां देते थे, क्योंकि उसके पहले हार जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थे। लेकिन जब आप जीतने की आदत लोगों को लगाते हैं तो आपकी हार लोगों को हजम नहीं होती। तो ये जो गुस्सा है, ये जो गुस्सा है वो समझ में आता है, वो गुस्से की रिएक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला सवाल। जय तीर्थ जोशी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या कोरोना हमसे लड़ाई के लिए तैयार है? बाबू। मैं ऐसा नहीं कहा था उन्होंने कि हम कोरोना के साथ रहेंगे। क्या कोरोना हमारे साथ रहेगा? वो 1 साल पहले की बात है, वो उस समय जब लाइव करते थे। तो बात यह था, उद्धव को एक समझ में नहीं आता, वो बाला साहब नहीं है तो उनकी नकल करने जाते हो तो फंस जाते। बाला साहब जैसे बात करना इनको, वो भाषण भी कर देते तो डायरेक्टली कर देते थे, वो कुछ तैयारी करके नहीं आते थे। तो ये उद्धव के नेचर नहीं है, और जब वो नकल करने जाते हैं तो फंस जाते। वो भी नहीं, आदित्य की बात देखो, संजय राउत की बात देखो। संजय, आपको एक बात बता दूं क्या फर्क होता है। हमने अमिताभ बच्चन का जो बहुत पीक था वो देखा है, तो क्या डायलॉग होते थे। वो डायलॉग अमिताभ नहीं लिखते थे, जावेद अख्तर, सलीम खान ही लिखते थे। लेकिन अगर वो मेरा डायलॉग है, मैंने लिखा हुआ है, इसलिए जावेद अख्तर या सलीम खान स्टेज पर आकर बोलने लगे, तो लोग सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जिस ढंग से पेश करने हैं वो डायरेक्टर बताता है, सलीम खान लिखता है और अमिताभ पेश करता है। तो अमिताभ का जो आवाज है, उसकी जो अदाकारी है, वो जब तक नहीं होती तो सिर्फ शब्द होते हैं। तो वो अब उद्धव ठाकरे ये समझ में नहीं पा रहे और उसमें फंस जाते। अब मोदी को देखिए, मोदी एक ढंग के वक्ता है, वाजपेयी अलग ढंग के वक्ता थे। तो वाजपेयी की नकल मोदी नहीं करते, ये फर्क है। उन्होंने अपनी स्टाइल बना ली है, उद्धव को अपनी स्टाइल बनानी जरूरी है। अब राज ठाकरे बिल्कुल सही बाला साहब के नकल ही उतारते, लेकिन जब खड़े हो जाते हैं तो वो पूरे के पूरे बाला साहब जैसे हो जाते हैं। उद्धव के पास वो कला नहीं है, तो उनको वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने ढंग से, सचिन तेंदुलकर गावस्कर के बाद आया, विराट उसके बाद आया, लेकिन एक दूसरे की नकल नहीं करी उन्होंने, अपनी अपनी स्टाइल पेश की। जी,
ये क्या है, अजय राउडे, भाऊ बुद्धिजीवी को बैलगाड़ी वाला उल्लू कैसे बनाता है? वो बहुत पुराना किस्सा उन्होंने सुना होगा वो। तो एक मैंने एक बार बोला था, एक व्याख्यान में भाषण था मेरा, तो एक पढ़ा लिखा आदमी गांव में जाता है और गांव गांव में उसने देखा नहीं है, तो सब अनाड़ी है ऐसे लोगों को समझता है, लेकिन वो कैसे सयाने होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो एक बार वो बस से उतर जाता है और रिक्शा नहीं कुछ नहीं और 3 किलोमीटर चलना है, तो बोलता 3 किलोमीटर कैसे चलूंगा? तो गांव वाले को पूछता है, भाई बोले 6 घंटे बाद बस है गांव में जाने वाली। तो बोला 6 घंटे यहाँ कहाँ रहूंगा? तो बोले वो बैलगाड़ी जा रहे उससे बैठ के निकल जाओ, वो तो उसी गांव की गाड़ी है। तो पूछता है, बोलते हाँ आ जाओ। तो अब ये चुप नहीं बैठेगा। जो बुद्धिजीवी होता है ना, उसकी एक समस्या ऐसी होती है कि उसको वो सबसे दुनिया में सबसे सयाना ज्ञानी है ये बताना जरूरी लगता है। तो वो बैलगाड़ी वाला है, उससे वो बातें करने लगता है। तो तू क्या करता है? बोले हम क्या करेंगे, बैल हाँकते ये करते वो करते। तो बोले तुझे एक सवाल पूछूं क्या? तो बोलता है क्या पूछोगे? मैं तो चौथी कक्षा में स्कूल छोड़ दिया है, ये बैल चलाता हूँ ये वो। तो वो चुप बैठता है। फिर इसको तो आप मैं कितना ज्ञानी हूं ये बताना उसको चुप नहीं बैठने देता। तो बोलता है आखिर में एक बात करो कि मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। बैलगाड़ी वाले को बोलता है, आपको अगर जवाब नहीं देने आता है तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, और आप मुझे सवाल पूछिए, अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं बदले में 100 रुपए दे दूं। वो बैलगाड़ी वो बोलता है 1 मिनट चुप हो जाओ, और जेब में देखता है तो 10 की पत्ती होती है। बोलते हाँ हाँ ठीक है पूछ लो। तो पूछता है, तो शुरू करता है। तो बुद्धिजीवी बोलता है 1 मिनट मैं क्यों, तुम पूछो कोई भी सवाल। पहले बैलगाड़ी वाले को आग्रह करता है कि तू ही पूछ ले। तो बोलता है कि जिसके गरुड़ जैसे पंख है, जिसका मुंह गाय जैसा है, जिसका पंजा शेर जैसा है, और बहुत कुछ, जिसकी दुम मगरमच्छ जैसी है, ऐसा कौन प्राणी है? तो ये अभी बुद्धिजीवी सर खिजलाता है, ये खुजाता है, कुछ भी करके बोलता है असल में है। बोले आप बुद्धिजीवी हो, मैं तो अनाड़ी हूं। तो वो 5 मिनट में सर खुजाता है और जेब निकालता है, पॉकेट निकालता है, उसको 100 की पत्ती दे देता है। बोलते हार गए, ये ले 100 की। वो तो पहले जेब में रखता है और बाद में बोलता है अभी आपका सवाल पूछ लो। तो ये जो बुद्धिजीवी है बैठे बैठा, वो उसे पूछता है जो तुमने प्राणी बताया था उसका नाम क्या है? तो बोलता है 1 मिनट रुको। जेब में हाथ डालता है, 10 की पत्ती निकालता है, उसको दे देता है। तो मुझे कुछ पता है, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। तो अपनी अकल दिखाने के लिए 90 रुपए घाटे में चला जाता है, उसको बुद्धिजीवी बोलते हैं। तो अनाड़ी जो होता है वो व्यवहार जानता है, हालत जानता है, और हालत से जूझते जूझते जीता है। जिसको हर बात में निगेटिविटी दिखती है, अरे गांव में आए, रिक्शा कहां से, टैक्सी कहां से मिलेगी, चलते तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसको अनाड़ी बोलने से कुछ नहीं होता, उसने व्यवहार क्या होता वो दिखा दिया। इससे वो किस्सा मैंने कहीं बोला था, शायद उन्होंने सुना होगा मराठी में, इसलिए उन्होंने पूछा। ये सवाल मराठी में है, ये मैं पढ़ देता हूँ। मनसेच्या जन्मा मागे शरद पवारांचा हात आहे, मनसेच्या निर्माण शिवसेनेच्या बळ कमी करण्याचा पवारांचा प्रयास असू शकतो। नहीं वैसी बात नहीं है, पवार का हाथ नहीं था। उद्धव जब कार्याध्यक्ष बने तो वो उद्धव जी की नेचर जो है बहुत इनसिक्योर्ड है, इसलिए उनको राज ठाकरे हो, नारायण राणे हो, उनका डर लगता था, उनको उन्होंने पार्टी से भगा दिया। यानी राज बाहर निकले ऐसी स्थितियां बनाई गई, वरना राज ठाकरे बाहर नहीं निकलते। उल्टा सोचो आप कि अगर राज ठाकरे और नारायण राणे
आज भी शिवसेना में होते तो शिवसेना कितनी ताकतवर होती, शिवसेना कितनी। आज आज उद्धव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला और कोई शिवसेना में लीडर बचा ही नहीं है। बाला साहब के पास देखिए अलग अलग लोग थे, नारायण राणे जो रास्ते पर उतर कर लड़ सकते थे, मनोहर जोशी बुद्धिजीवी थे, अलग अलग किस्म के लोग बाला साहब ने इकट्ठे किए। सुभाष देसाई है, वो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर है। ये सब भुजबल जो बिल्कुल एग्रेसिव थे और चालाक भी थे, कई जगह तो वो क्या बोलते हैं, चालाकी भी कर लेते थे। मुझे याद है भुजबल की उस वक्त जब मैं मार्मिक का एडिटर था तो बेलगांव के लिए सत्याग्रह होता था, पवार साहब चले गए थे, उसके बाद चौथा नंबर भुजबल का था। चौथे दिन भुजबल ने बताया था कि मैं आके इसी नाके पर सत्याग्रह करूंगा, तो वो गोवा में जाकर अपना रूप ढंग चेंज कर गए थे, फिर भी वो पकड़े गए। तो आपको मालूम है भुजबल ने क्या किया था? उसी जगह सत्याग्रह करना था, उन्होंने वो पुलिस को भी रिश्वत दी और बोले पकड़े तो हो, कम से कम उस नाके पर तो ले जाओ, उसके दुगुना पैसे दे दूंगा। और पुलिस ने उनको उधर जाके छोड़ दिया, उधर झंडा लेके खड़े हो गए और फिर अरेस्ट करके ले लिया। तो इस अलग अलग तरीके के ये किस्सा तो मुझे बाला साहब ने बताया था। तो एक रिश्वत देने वाला सत्याग्रही आपने कभी सुना है? तो ऐसे अलग अलग ढंग के जो नमूने थे वो बाला साहब ने इकट्ठे किए थे। आज उद्धव के साथ ऐसा कौन है मुझे बताए? कोई नहीं, कोई नहीं। शिव जी की बारात थी। हाँ, शिव जी की बारात, आपने सही है। इसी के साथ हमारा अब प्रश्नोत्तर काल भी पूर्ण होता है। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी का और बाबू जी का, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद।